डेट है आज 11 दिसंबर 2020 और आज हम इन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। पहला, क्वाड और ये एशियान क्या है, आसियान और क्वाड क्या है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, पीएम वानी अभी लॉन्च किया है तो ये क्या है, सीआरजेड रूल्स क्या हैं। सीआरजेड का मतलब है कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के रूल्स क्या हैं। खालिस्तानी मूवमेंट क्या है, मिनी काजीरंगा। और नेक्स्ट क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स इन आईडब्ल्यूसी। इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन में डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में न्यूज़ है, वो क्या है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक क्या है कि अभी रसिया ने ना क्वाड ग्रुप है, जो क्वाड ग्रुप को कहा है कि ये एंटी चाइना है, मतलब चाइना के अगेंस्ट काम कर रहा है, चाइना के अगेंस्ट काम करने के लिए, विरुद्ध काम करने के लिए बनाया गया है क्वाड। क्वाड क्या है, 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है जी ये क्वाड जिसमें इंडिया, चाइना, यूएस और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, पहले न्यूज़ क्या है ये देखते हैं। रशिया ने कहा है कि 4 नेशन का ग्रुप है जो चाइना के अगेंस्ट काम कर रहा है। और क्या क्या है, रशिया ने कहा है कि ये यूएस की पॉलिसी है कि इंडिया को यूज किया जाए चाइना के अगेंस्ट। और ये रसिया ने कहा है कि पहली बार कि इंडिया रसिया की जो टीज़ हैं, इंडिया रसिया के बीच में जो संबंध है, रिलेशन है, उनको भी अफेक्ट कर सकता है ये क्वाड ग्रुपिंग। और क्या कहा है जी इसने कहा है कि इंडिया एक ऑब्जेक्ट बन चुका है वेस्टर्न कंट्रीज़ का। ऑब्जेक्ट का मतलब है जी एक तरह से कठपुतली कह सकते हो, ऐसा कहा है उसने कि ये इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं एंटी चाइना करने के लिए, एंटी चाइना एक्टिविटीज़ करने के लिए। ये सब रसिया ने पहली बार कहा है क्वाड के लिए। और क्या कहा है जी इसने, और कहा है कि जो इंडिया S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम रसिया से परचेज करता है, इंडिया क्या करता है, ये मिसाइल याद रखना, S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम, ये एंटी मिसाइल सिस्टम परचेज करता है कहाँ से, रसिया से। तो ये जो टीज़ है परचेज करने की, इसको भी अफेक्ट कर सकता है इंडिया की को। और ये कहा है क्योंकि अभी बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो नए यूएस का नया राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अभी अपॉइंट होने वाले हैं, जो बिडेन। तो ये कहा है कि यूएस प्रेशर डाल सकता है इंडिया पे कि वो रसिया से ये जो मिसाइल है, एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 ना खरीदे, वरना यूएस क्या कर सकता है, इंडिया पे सैंक्शन लगा सकता है। सैंक्शन का मतलब है जी प्रतिबंध, एक तरह से ट्रेड में प्रतिबंध लगा देना, तो ये कर सकता है। और क्या कहा है, यूएस कहा है कि यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ मिलके, अमेरिका और जो यूरोप की कंट्रीज है वो मिलके वो ट्राई कर रहे हैं कि यूनिपोलर मॉडल बनाया जाए यूएस लीडरशिप के साथ। यूनिपोलर का मतलब है जी कि यूएस को पूरे वर्ल्ड में लीडरशिप के तौर पे दिखाया जाए, ये कोशिश कर रहा है यूएस यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ मिलके। अब ये क्वाड ग्रुपिंग क्या है ये देख लेते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है जी सिक्योरिटी डायलॉग के लिए। किस किस का, जापान, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज आती हैं इसमें। ये क्या काम करती हैं, मैरीटाइम ट्रेड और सिक्योरिटी के लिए। मैरीटाइम का मतलब है जी ओशियंस में समुद्र में सिक्योरिटी, और उसके थ्रू जो ट्रेड होती है वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो, उसके लिए ये काम करती हैं चारों कंट्रियाँ। और चारों कंट्रियाँ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, याद रखना, डेमोक्रेटिक नेशन, लोकतांत्रिक कंट्री। लोकतंत्र का मतलब आपको पता ही होगा, डेमोक्रेसी का मतलब जहाँ पे इलेक्शन होते हों, रेगुलर रूल ऑफ लॉ फॉलो होता हो, जहाँ पे सिटीजन को राइट हो, अधिकार हो, फंडामेंटल राइट, स्पीच बोलने का अधिकार हो, राइट टू स्पीच, या फिर फ्रीडम, राइट टू लाइफ हो। प्रेस, जो वहाँ की प्रेस है, प्रेस का मतलब जो प्रिंटिंग या इलेक्ट्रॉनिक प्रेस है उसको फ्रीडम हो, ये सब वगैरह आते हैं जी डेमोक्रेसी में, तब जाके मिलके डेमोक्रेटिक कंट्री बनती है।
अब ये क्वाड की जो जेनेसिस है, जेनेसिस का मतलब क्या होता है जी, ओरिजिन, एक तरह से जन्म। क्वाड का जन्म हुआ कहाँ से था, कब कैसे बना था, क्या आइडिया आया था? ये आया था जी 2004 में एक बार सुनामी आई थी। सुनामी का मतलब पता ही होगा, जब ओशियंस में समुद्र का पानी बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और लैंड पे आ जाता है, कॉन्टिनेंट्स पे, और बाढ़ आ जाती है, तो उसे सुनामी कहते हैं। सुनामी आई थी 2004 में। तो ये चारों कंट्री आज, जो चारों कंट्रीज़ हैं, इंडिया, चाइना, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, एक साथ आई थी रिलीफ ऑपरेशन के लिए, मतलब सहायता प्रदान करने के लिए जिस जिस कंट्री को सुनामी ने अफेक्ट किया था। तो वहाँ से ये ग्रुपिंग का आइडिया, पहली बार आइडिया आया। लेकिन जब आसियान का समिट हुआ 2007 में, आसियान क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसके बारे में भी देखेंगे हम, पहले इतना देख लो कि जब आसियान का समिट हुआ था, समिट का मतलब है जी मीटिंग होती है इनकी साल में एक बार, तो उस मीटिंग में क्या था, समिट में आसियान के में 2007 में ये चारों कंट्रीज पहली बार मिले। कौन कौन सी? इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया और यूएस, ये चार कंट्री याद रखना आप। शायद मैंने पहले चाइना बोल दिया था, चाइना नहीं है इन पे। कौन सी है? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, ये चार कंट्रीज पहली बार ये फिर मिली 2007 में आसियान के समिट में। तो उसके बाद इनकी कोऑपरेशन इंक्रीज हुई। अब ये किस लिए काम करती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये मेरी टाइम कोऑपरेशन के लिए, समुद्र में इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो ओशियंस में, और सिक्योरिटी रहे, उसके लिए काम करती हैं। अब इससे क्या सिग्निफिकेंस है इस ग्रुपिंग के, जो क्वाड ग्रुप है उसका क्या सिग्निफिकेंस का मतलब है जी, इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इसका ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत है जी, जो इंडो पैसिफिक जोन है, इंडो पैसिफिक का मतलब है जी इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, जैसे ये इंडियन ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है, तो इसमें एक तरह से ओपन और फ्री विजन ये देखता है, और क्या करता है कि इसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंक्रीज करते हैं चारों कंट्रीज, डेवलपमेंट, और वही मैरी टाइम सिक्योरिटी को प्रमोट और अवेयरनेस करते हैं। वही है इसका एकमात्र, ट्रेड को बढ़ावा देना, मैरी टाइम सिक्योरिटी करना, यहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो, यही सब देखते हैं ये क्वाड में। और क्या है कि अभी क्या है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और इंडिया के साथ चाइना का बहुत सारे इशूज़ चल रहे हैं इन सारे कंट्रीज़ के साथ। तो चाइना का क्या कहना है इसके बारे में, चाइना के व्यू क्या है, चाइनाज़ व्यू क्या है क्वाड के बारे में? चाइना कहता है, पहली बात तो क्वाड जब बना था ना, तो इसकी कोई मिलिट्री डायमेंशन नहीं है इसका। क्वाड का भी यही है कि ये चारों ग्रुप ये कहते हैं कि हम किसी भी कंट्री के अगेंस्ट कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे। मिलिट्री एक्शन का मतलब कि यहाँ की आर्मी वगैरह इन चारों कंट्रीज़ की किसी कंट्री के अगेंस्ट कभी भी कोई स्टेप नहीं लेगी, कभी भी लड़ाई नहीं करेगी। इनका ये रूल है, जनरल अंडरस्टैंडिंग है इन चारों कंट्रीज़ में। लेकिन फिर भी चाइना क्या कहता है, चाइना कहता है कि क्वाड को एशियन नाटो बताता है, एशियन नाटो। एशियन का मतलब एशियन कॉन्टिनेंट से रिलेटेड एशियन नाटो है ये। अब नाटो क्या बोला, नाटो क्या, नाटो आपको पता होगा, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका ओरिजिन कब हुआ था जी? ये नाटो बनाई थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। कब बनाई थी? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बनाई थी नाटो। किसने? यूएस ने बनाई थी, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ मिलके, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ मिलके बनाई थी नाटो। किस लिए? ताकि रसिया को काउंटर कर सके। रसिया को, आपको पता होगा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो पूरा जो वर्ल्ड है बाईपोलर बन गया था। बाईपोलर का मतलब है एक तरफ यूएस अपनी पावर इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ रसिया। तो यूएस ने इस रसिया को काउंटर करने के लिए, इसके अगेंस्ट काम करने के लिए नाटो बनाई थी, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अब क्या चाइना ने क्या कहा है? चाइना ने यही कहा है
कि जो ये क्वाड है ये एशियन नाटो है, मतलब कि ये एशियन नाटो है, एशियन कंट्रीज़ के विरुद्ध काम करेगी, इसके अगेंस्ट ये बेसिकली चाइना के अगेंस्ट काम करने के लिए बनाई गई है, तो इसे एशियन नाटो का काम दिया है। अब इसमें और क्या है, अब क्वाड की ज़रूरत क्या है ये देख लेते हैं। क्वाड की क्या ज़रूरत है जी, क्वाड की ज़रूरत है बेसिकली, इनका मानना है कि चाइना को किसी तरह से रोकना, चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसको रोकना है। कैसे, क्या क्या इन्फ्लुएंस बढ़ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है। आपको पता है चाइना का अग्रेसन चारों तरफ देखने को मिल रहा है, उसके यहाँ पे जो इसके नेबर्स हैं या आसपास की कंट्रीज़ हैं, कैसे अफेक्ट करती है चाइना। चाइना क्या करती है आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ पता है, ये क्या करती है, डोमेस्टिक पॉलिसी होती है उनको इन्फ्लुएंस करती है, जो चाइना की घरेलू पॉलिसी होती है, जो कंट्री वहाँ की पॉलिसी नीति बनाती है उनको अफेक्ट करती है। कैसे, टैरिफ लगा के, मान लो ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में कोई ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो चाइना क्या करता है, इन पे टैक्स बढ़ा देता है। टैरिफ का मतलब है जी टैक्स, टैक्स बढ़ा देता है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो माल आ रहा होता है तो उसे टैक्स बढ़ा के महंगा कर देता, तो ऐसे इन्फ्लुएंस करता है ऑस्ट्रेलिया को, मतलब एक तरह से टांग अड़ाता है। दूसरे इंडिया के साथ क्या करता है, इंडिया के साथ तो आपको पता ही है, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में आए दिन कन्फ्रंटेशन होती रहती है इंडिया के साथ। ये सैनिक इसके घुसाते हैं इंडिया की टेरिटरी में लड़ाई करने के लिए, तो इंडिया के साथ तो न्यूज़ में चलता ही रहता है। फिर यूएस की क्या परेशानी है, यूएस क्यों है जी आया, यूएस के साथ भी अमेरिका के साथ भी क्या है, ट्रेड वॉर चलता रहता है इसका, कि अमेरिका कभी इसके जो माल आ रहा होता है चाइना पे उस पर ड्यूटी बढ़ा देता है। ड्यूटी का मतलब भी टैक्स होता है, ड्यूटी मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब माल जाता है तो ड्यूटी लगाते हैं, उसी को टैक्स बोलते हैं। टैक्स मतलब टैक्स को ड्यूटी बोलते हैं, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा होता है कोई भी सामान। तो चाइना भी यूएस की जो वस्तुएं आ रही होती हैं उन पर टैक्स वगैरह टैरिफ वगैरह लगाते हैं, तो ट्रेड वार हो रहा होता है इन दोनों में। फिर जापान से क्या प्रॉब्लम है, जापान से प्रॉब्लम है जी, चाइना और जापान में जो ये साउथ चाइना सी है और ईस्ट चाइना सी, वहाँ पे आइलैंड है कुछ, एक है सेनकाकू आइलैंड। तो चाइना और जापान के बीच में ये सेनकाकू आइलैंड को लेके हमेशा डिस्प्यूट होता रहता है, विवाद होता रहता है। जापान की टेरिटरी है अभी इस ये सेनकाकू आइलैंड, चाइना बोलता है कि हमारी है, सेनकाकू आइलैंड हमारा है। आइलैंड आपको पता ही होगा जी, आइलैंड किसे कहते हैं, कोई भी ऐसी लैंड टेरिटरी, कोई भी ऐसी भूमि जो चारों तरफ से पानी से घिरी हो उसे आइलैंड बोलते हैं। सेनकाकू आइलैंड है कहाँ पे ये देख लेते हैं। ये देखो जी, ये चाइना है, आपने मैप पे देखा होगा, और यहाँ पे साउथ कोरिया और ये जापान, जापान की कैपिटल टोक्यो। ये जापान है, ये चाइना। यहाँ पे ये है ईस्ट चाइना, ये यहाँ पे है सेनकाकू आइलैंड, ये लिखा हुआ है सेनकाकू आइलैंड, या इसे द्योऊ आइलैंड भी बोलते हैं, द्योऊ, सेनकाकू या द्योऊ आइलैंड। तो ये अभी जापान के पास है, ये आ रहे हैं ना जो यहाँ पे, ये जापान की टेरिटरी, छोटे छोटे से आइलैंड दिखाई दे रहे हैं आपको ये। तो चाइना कहता है कि हमारा पार्ट है ये, तो इनके चाइना कहता है और जापान कहता है ये हमारा पार्ट है, तो इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है। तो इस तरह से ये चारों कंट्री के साथ कैसे न कैसे डिस्प्यूट चलता रहता है चाइना का। तो इसलिए चाइना को रोकने के लिए क्वाड ज़रूरी है, ऐसा ये लोग क्वाड कंट्रीज़ बोलते हैं। इसमें अब आसियान आया था, आसियान के बारे में जान लेते हैं। आसियान क्या है जी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट क्या है जी, साउथ ईस्ट नेशन का मतलब है जी एशियन नेशन का, एशिया कॉन्टिनेंट है ना उसका जो ये साउथ ईस्ट वाला पार्ट है, यहाँ इस रीजन के कंट्रीज़ ने एक ग्रुप बनाया है ये आसियान। इसमें जब स्टार्टिंग में बना था, ये कब बना था, 1967, 8 अगस्त 1967 को बना था। तो तब इसमें कितने मेंबर थे, तब इसमें 5 मेंबर थे। ये देखो 5 ओरिजिनल मेंबर थे, कौन कौन से, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड।
चिंता मत करो, ये सारे मेंबर अभी आपको 1 मिनट में याद हो जाएंगे, मैं याद कराऊंगा। इसका काम क्या था? इसका काम था आसियान का कि इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल इशू को एड्रेस करना। मतलब वही है जी, एक दूसरे के बीच में ट्रेड बढ़ाना और पॉलिटिकल इशू है उनको सुलझाना और सिक्योरिटी रीजन में बढ़ाना। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुख्यालय कहाँ पे, हेड ऑफिस एक तरह से जकार्ता में है। जकार्ता कहाँ पे? इंडोनेशिया की कैपिटल है, इंडोनेशिया की कैपिटल है। ओरिजिनली जब ये बना था 1967 में तो इसमें 5 कंट्री थे, लेकिन आज इसमें 10 कंट्रीज़ है जी। आसियान 10 कंट्रीज़ का ग्रुप है, 10 मेंबर है। कौन कौन से? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। क्या कह रहे हो, याद नहीं हुआ ये कंट्रीज? अभी याद होंगे जी। देखो आप पहले इन्हें मैप में देखो, ये देखो, ये हैं 10 कंट्रीज। ये हमारा प्यारा भारत, इंडिया, और इंडिया के ये ईस्ट में देखा होगा ना आपने मैप में। एक बार मैप उठा के आप देख लो, अभी याद हो जाएंगे ये कंट्रीज। आपके दिमाग में मैप छप जाएगा कि हाँ ये कंट्रीज हैं। ये म्यांमार है, यहाँ पे लाओस है, वियतनाम है, थाईलैंड है म्यांमार के पास, ये कंबोडिया है, कंबोडिया, ये कंबोडिया है, ये कंबोडिया और थाईलैंड, और ये फिलीपींस, और ये ब्रुनई, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया। ये 10 कंट्रीज़ है जी। ये मैप में देखोगे तो आपको याद होंगे। मैप देख लो एक बार मैप में, और ये रीजन आपके दिमाग में छप जाएगा और याद हो जाएंगे। बस इसमें इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट किससे रिलेटेड है? अभी क्या क्या है कि लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप आपको पता होगा ना, ये इंडिया है जैसे, यहाँ केरल है और यहाँ पे है जी लक्षद्वीप, यहाँ पे लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप आइलैंड है हमारा, यूनियन टेरिटरी, केंद्रीय शासित प्रदेश। तो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। ऑप्टिकल फाइबर केबल किस लिए? ताकि लक्षद्वीप को बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल सके और टेलीकम्युनिकेशन इंक्रीज हो सके। ब्रॉडबैंड सेवा इंक्रीज करने के लिए, क्या करने के लिए? ब्रॉडबैंड सेवा इंक्रीज करने के लिए इसे बेसिकली किया गया है। ब्रॉडबैंड सेवा इंक्रीज करने के लिए, ताकि इंटरनेट की सुविधा, टेलीकम्युनिकेशन बढ़ाया जा सके। ये देख लो आप, ऑप्टिकल फाइबर ये होती है जी, ये केबल है, मतलब एक, जैसे घरों में इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है ना, इंटरनेट आता है तो ये केबल लगाई जाती है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट बोलते हैं, जैसे वाईफाई हॉटस्पॉट लगाते हैं या फिर डायरेक्ट जो लैपटॉप या कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाती है, ये केबल है। इसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग होती है, और ये प्लास्टिक कोटिंग होने के बाद ये समुद्र के रास्ते, ये केरल से, ये लक्षद्वीप में समुद्र के रास्ते कनेक्ट की जाएगी यहाँ से, केरल से, केरल के कोची सिटी से, कोची। अब इसके अंदर ये कोर, मतलब ये बीच में जो होता है मटेरियल से बना होता है, ये किस पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है जी? जैसे एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में कोई लाइट जाती है ना, तो मान लो ये एक 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 टाइम पे ऐसे हो जाती है कि मान लो यहाँ से एक मीडियम है, मान लो एयर है, एयर से हमने वाटर में कोई भी लाइट पास करी, या फिर मान लो ये डेंसर मीडियम है, एयर से तो वाटर डेंसर है, मतलब डेंसिटी वाटर की ज़्यादा है। मान लो यहाँ पे डेंसर मीडियम है और यहाँ पे क्या है, लाइटर है मीडियम। तो क्या है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट हम पास करते हैं तो ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल से अवे हो जाती है, ये सीधी नहीं जाती। मान लो हम कोई लाइट पास कर रहे हैं ऐसे, तो इसे सीधी जाना चाहिए ना। यहाँ समझो आप, जैसे ये किसी मीडियम से हम एक लाइटर, ये क्या कर रहे हैं हम, डेंसर मीडियम से लाइटर में, ये डेंसर मीडियम है और ये लाइटर मीडियम है, कोई लाइट पास करते हैं तो वो क्या है, इस नॉर्मल से, अब हम लाइट पास कर रहे हैं, लाइट को सीधा जाना चाहिए लेकिन वो सीधी नहीं जाती है, वो थोड़ा इस नॉर्मल से अवे हो जाती है, दूर हो जाती है, ऐसे मुड़ जाती है। एक टाइम ऐसा आता है तो इसको ना, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन।
एक होता है जी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है, मान लो लाइट यहाँ पास करी, इस सरफेस से इसी एंगल में वापस आ गई, इसी एंगल में वापस आ गई, उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं, लेक्शन। और इसे रिफ्रैक्शन बोलते हैं। एक मीडियम से जाती है तो दूसरे मीडियम में जब इंटर करती है वो, मान लो यहाँ पे डेंसर है, वाटर है, और वाटर से एयर में जा रही है लाइट, तो वो यहाँ जाने की बजाय अवे नॉर्मल से, इसे नॉर्मल बोलते हैं इस लाइन को, तो अवे मूव कर जाती है। एक टाइम ऐसा आता है ये इतना ऐसे ऐसे दूर चली जाती है और फिर ये क्या करती है, जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाती है, इसी मीडियम में आ जाती है लाइट। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जो ये ऑप्टिकल फाइबर है, इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही काम करती है, क्योंकि जो लाइट हमें डेटा है जो लाइट के थ्रू पास किया जाता है इसमें, जैसे मान लो आप कोई भी इंटरनेट पे डाउनलोड करते हो ना, इमेज, गाना, कोई सॉन्ग, तो वो डेटा भी तो इंटरनेट के थ्रू आता है ना, तो उसे जल्दी से पास किया जा सके, इस वजह से ऑप्टिकल फाइबर केबल को यूज होता है। और इसमें जो जो लाइट है वो बाहर नहीं निकल पाती, यहीं पे चलती रहती है वो, ठीक है जी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, और पूरा डेटा ट्रांसफ़र होता है, जितना भी ट्रांसफ़र किया जाता है लॉस नहीं होता। तो ये प्रोजेक्ट है जो अभी ऑप्टिकल फाइबर क्या है, कहाँ पे, लक्षद्वीप में पहुंचाई जा रही है। लेकिन इसके लिए फंडिंग भी तो चाहिए, पैसा भी तो चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा जी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से। याद रखना इस फंड के बारे में, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ये कब बना था, कैसे बना था, ये देखते हैं पहले। ये क्या है कि एक इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है। कब बनाया था ये एक्ट? 1885 का एक्ट है जी ये, अंग्रेज़ों के ज़माने का, 1885 का इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ये है। इसके इसके थ्रू बना था, लेकिन इसमें अमेंडमेंट किया था। कब किया था? 2003 में, 2003 में अमेंडमेंट किया था। अमेंडमेंट का मतलब है जी कुछ सुधार करना, किसी एक्ट में, कानून में सुधार करना, कुछ इंसर्ट करना, कुछ उस एक्ट में दोबारा कुछ जोड़ना या हटाना, इसी को अमेंडमेंट बोलते हैं, सुधार करना कुछ। तो इस एक्ट में, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में अमेंडमेंट किया किया था 2003 में, 2003 में। और तब इसे बनाया था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, यानी कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, क्योंकि जब एक्ट से बनाई जा रही है तो स्टैट्यूटरी होगी। याद रखना ये चीज़, स्टैट्यूटरी कब होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल कब होती है। कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से बन रही है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और जो कोई एक्ट से बन रही है वो है स्टैट्यूटरी। तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड क्या है? स्टैट्यूटरी, क्योंकि एक्ट से बन रही है। कौन से? इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का, 2003 में अमेंडमेंट किया था। इस एक्ट में 3 बार अमेंडमेंट हो चुका है अब तक, 2003 में, 6 में और 2008 में। अब थोड़ा ये देख लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था पहली बार। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, सबमेरीन केबल भी बोलते हैं। सबमेरीन का मतलब है जी ये पानी से, समुद्र से होकर जाएगी। अंडमान निकोबार के लिए अभी अगस्त में लॉन्च की थी ऐसी ऑप्टिकल फाइबर केबल सुविधा। कहाँ पे? अंडमान निकोबार के लिए। और वहीं पे जब अंडमान निकोबार के लिए लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर ने, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1000 दिन के अंदर अंदर, विदिन 1000 डेज में हम लक्षद्वीप के लिए भी लॉन्च कर देंगे। और तो ये लॉन्च कर दीजिए, अभी 1000 दिन भी नहीं हुए, उससे पहले ही लॉन्च कर दी। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मैंने पहले ही बता दिया था। इंटरनेट कनेक्टिविटीज़ वगैरह, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव होगा। और इससे क्या होगा? ई गवर्नेंस सर्विस, यानी कि लोगों को जो सर्विस प्रोवाइड हो सकती हैं डिजिटली हो सकेंगी। और जो वहाँ का बिज़नेस, ट्रेड वगैरह बढ़ेगा, टूरिज़्म बढ़ेगा इससे, क्योंकि वहाँ पे सुविधा आएंगे इसकी वजह से। एजुकेशनल, आजकल तो ऑनलाइन एजुकेशन हो गई है, तो एजुकेशनल का डेवलपमेंट हो सकेगा, हेल्थ केयर का हो सकेगा। अब ये सबमरीन कम्युनिकेशन केबल जो ऑप्टिकल फाइबर की बिछाई जा रही है, इससे फ़ायदा क्या होता है? क्या फ़ायदा है कि ये, क्योंकि इंटरनेट तो आपके मोबाइल में भी चल रहा है ना, मोबाइल में भी किसके थ्रू? सैटेलाइट के थ्रू चल रहा है ना आपके मोबाइल में। तो इसी का ही क्या फ़ायदा है कि ये बिछाई जा रही है। इसमें देखो, वो यहाँ ऊपर इसलिए ये लिखा है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है प्लास्टिक कोटिंग की जाएगी और तब ये भेजी जाएगी। जैसे केबल है, ऑप्टिकल फाइबर है केबल, प्लास्टिक कोटिंग होगी समुद्र में ताकि इसका डैमेज ना हो सके, तब भेजी जाएगी, ऊपर ये लिखा है। अब हम ये देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है कि आपके मोबाइल में भी तो इंटरनेट चल रहा है ना सैटेलाइट से। इसकी इम्पोर्टेंस ये है जी, एक तो ये क्या है
जो डेटा है इसमें टेराबाइट पर सेकंड की स्पीड से ट्रांसफ़र हो सकता है। टेराबाइट पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में 1 टीबी डेटा भेज सकता है ये। और जो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट होता है आपका जो चलता है उसमें क्या होता है, सिर्फ ये 1000 मेगाबाइट यानी कि 1000 मेगावाट में 1 जीबी होता है। 1 जीबी पर सेकंड की स्पीड से ही डेटा भेज सकता है। और सैटेलाइट में हायर लेटेंसी होती है। लेटेंसी का मतलब है जी टाइम ज़्यादा लगता है, एक तरह से सिंपल भाषा में ये कहें तो टाइम ज़्यादा लगता है। लेटेंसी का मतलब ये लेटेंसी है, इसका मतलब है टाइम ज़्यादा लगता है इसमें। और इसमें टाइम कम लोअर लेटेंसी की याद रखना, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ये भेजी जाएगी सबमरीन केबल से। इसमें लोअर लेटेंसी होगी। और सैटेलाइट से जो भेजा जाता है हायर लेटेंसी का मतलब ज़्यादा टाइम लगना, लोअर लेटेंसी कम टाइम। और स्पीड 1 टीबी पर सेकंड। और ये 1 जीबी पर सेकंड। 1000 जीबी में 1 टीबी बनते हैं 1000 जीबी मिला के, मतलब इससे 1000 गुना ज़्यादा स्पीड से काम करेगी इंटरनेट प्रोवाइड करने में। ठीक है जी, इसलिए। और एक चीज़ और है याद रखने की कि जो अभी एक कॉन्टिनेंट से, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में कॉन्टिनेंट से डेटा जो ट्रांसफ़र होता है सी के द्वारा, ओशियंस के द्वारा, वो 99% जो डेटा ट्रांसफ़र होता है ओशियंस में वो केबल के थ्रू ही होता है। ऐसी केबल बिछाई जाती हैं तो उनके थ्रू ही होता है 99%। और अब ये देख लें थोड़ा, ये टेराबाइट गीगाबाइट क्या है ये, एक बार इनका भी थोड़ा ज्ञान ले लो आप। देखो 8 बिट में ना, बिट होती है सबसे छोटी बिट, बाइनरी सिस्टम पे बेस्ड होती है, 0 और 1। बाइनरी का मतलब 0 और 1 पे ही डेटा काम करता है, इसमें 2 3 4 5 ऐसे नहीं होता, 0 और 1 पे ही काम करता है ये। तो 8 बिट में जाके 1 बाइट बनती है। क्या बनती है? 1 बाइट। और 1 बाइट बनती है तो, और फिर 1024 बाइट में 1 किलोबाइट बनता है, जिसे केबी बोलते हैं शॉर्टकट में, 1024 में। और सिंपल आप 1000 रखो ओवरऑल, पर एग्जैक्ट अगर याद रखना है तो 1024 बाइट में मिलके किलोबाइट बनता है। अब आगे ऐसे ही चलते जाएंगे, 1024 किलोबाइट में, केबी में, ये मेगाबाइट बन जाएगा, एमबी। और 1000 मेगाबाइट में, 1024 मेगाबाइट में गीगाबाइट बन जाएगा। और फिर 1024 गीगाबाइट हो जाएं तो टेराबाइट बन जाएगा। ऐसे ही जुड़ते चले जाएंगे। याद रखना आप, टेराबाइट से बड़ा पैराबाइट, फिर एक्साबाइट, फिर जेटाबाइट और योटाबाइट। ये छोटे छोटे एग्जामों में भी पूछ सकते हैं कि कितने टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं, कितने पेटाबाइट में। तो ये जो सीक्वेंस है ये बस याद कर लो कि 1024 तो याद ही रहेगा आपको, बस ये जोड़ना 1024 में अगला आ जाएगा। तो बाइट से बड़ा किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। बस इसमें इतना ही था। अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है जी पीएम वानी से रिलेटेड। पीएम वानी लॉन्च की है अभी, कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। ये क्या है? ये जी ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगी। ये भी ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस, वाईफाई के थ्रू ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस। ये किसने रिकमेंड की थी? 2017 में ट्राई ने की थी। ट्राई की क्या फुल फॉर्म है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 2017 में इसने सिफारिश की थी, रिकमेंड की थी कि ये सर्विस ऐसी बनाई जाए, वाईफाई उपलब्ध कराया जाए पब्लिक के लिए। तो ये ट्राई क्या है? ये ट्राई है जी जितने भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है ना, जैसे वोडाफोन है, आइडिया है या जियो है, ये कंपनियां ना, एयरटेल है, तो इन कंपनियों को कितना प्राइस रखना चाहिए डेटा देने के लिए, इंटरनेट देने के लिए या कॉलिंग के लिए कितना प्राइस देना चाहिए, कैसी कैसी पॉलिसी होनी चाहिए, तो इनको रेगुलेट करती है ट्राई। कौन सी संस्था करती है? ये अथॉरिटी है जी ट्राई। ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट के द्वारा बनाई गई थी। तो ये इसने 2017 में रिकमेंड किया था कि ऐसी कोई सुविधा बनाई जाए, तो पीएम वानी इसकी सिफारिशों पे लॉन्च किया है। पीएम वानी जो क्या करेगा? ये वाईफाई हॉटस्पॉट बनाएगा पब्लिक में। किसके द्वारा? एक पब्लिक डेटा ऑफिस बनाया जाएगा। मान लो एक ऑफिस बना दिया, ये पब्लिक डेटा ऑफिस है, और यहाँ से वाईफाई हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे। ये कनेक्ट करेगा, जिससे क्या है कि लोग वाईफाई कनेक्ट कर सकेंगे अपने मोबाइल में। वो कैसे करेंगे अभी आगे जानेंगे। तो जो ये पीडीओ बनाए जाएंगे, पब्लिक डेटा ऑफिस, याद रखना पीडीओ की फुल फॉर्म क्या है?
पब्लिक डेटा ऑफिस, अब मैं पीडीओ ही बोलूँगा आगे। तो जो पीडीओ बनाए जाएंगे इनको ना कोई ना तो लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, ना कोई फ़ी देने की ज़रूरत पड़ेगी इन्हें, ये पीडीओ बनाए जाएंगे। और इनमें क्या है कि और भी कौन कौन से काम करेंगे इसमें, वाईफाई देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, वाईफाई पीएम वानी के में एक तो पीडीओ पब्लिक डेटा ऑफिस, और एक पीडीओ एग्रीगेटर, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, और एक ऐप प्रोवाइडर्स और सेंट्रल रजिस्ट्री, ये 4 प्लेयर काम करेंगे ये वाईफाई प्रोवाइड करने में। अब कैसे इम्प्लीमेंट होगा, जो पीडीओ है पब्लिक डेटा ऑफिस, ये क्या है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, मान लो जो इंटरनेट की सुविधा दे रहा है और जो यूजर है, मान लो पर्सन है जैसे मैं हूँ, उनके बीच में कनेक्टिविटी ये फैसिलिटेट करेगा, मतलब कनेक्टिविटी बैठाएगा पीडीओ। पीडीओ एक ऑफिस है जी, याद रखना। और पीडीओ एग्रीगेटर क्या करेगा, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, ये क्या करेगा, ये फंक्शन को ओवरसी करेगा, मतलब देखेगा ऑथराइजेशन को कि कैसे ऑथराइज हुआ है इसको। और जो पर्सन है जो जो भी वाईफाई यूज करना चाहता है पब्लिक वाईफाई, उसे क्या करना पड़ेगा, एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसे मान लो आपको व्हाट्सअप यूज़ करना, व्हाट्सअप की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, ऐसी एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। और फिर क्या है कि जितना भी डेटा आप यूज करोगे ना, मान लो आपने 10 MB किया तो 10 MB का ही आपको चार्ज लगेगा, और बहुत ही कम चार्ज होगा, ये अफोर्डेबल होगा, बहुत कम चार्ज पे मिलेगा आपको। उसमें क्या है कि जितना यूज करोगे आप उतना ही चार्ज देना पड़ेगा इस पर। तो ऐप के थ्रू, ऐप कैसे काम करेगी, मतलब जैसे मान लो आपके पास कोई भी वाईफाई हॉटस्पॉट हुआ है, यहाँ पे वाईफाई आ रहा है, ऐप अपने आप बता देगी यहाँ पे कौन सा वाईफाई है, तो आप कनेक्ट कर सकते हो उस पर, और जितना यूज़ करोगे उतना ही चार्ज देना पड़ेगा। और ये सेंट्रल रजिस्ट्री है जो इसकी 4 प्लेयर में एक, तो ये क्या करेगी, ये मेंटेन करेगी रिकॉर्ड किसका, ऐप प्रोवाइडर का, और पीडीओ एग्रीगेटर का, और पीडीओ ऑफिस का। इनके सारे रिकॉर्ड कौन करेगी, ये सेंट्रल रजिस्ट्री, इनके सारे रिकॉर्ड डिटेल, जो डिटेल्स हैं इनकी, वो रिकॉर्ड करेगा सेंट्रल रजिस्ट्री। अब क्या सिग्निफिकेंस क्या है जी, सिग्निफिकेंस यही है, अफोर्डेबल प्राइस में, कम रेट्स में आपको इंटरनेट की सुविधा मिल जाएगी। अभी क्या है, मान लो आपने प्लान लिया 400 रुपये का, 200 रुपये पर मंथ का, तो आपको मिलता है 1 GB पर डे, और आप यूज कर पाए सिर्फ दिन में मान लो 100 MB, लेकिन पैसा तो आपको 1 GB का ही जा रहा है। और इसमें क्या होगा, आपको वाईफाई हॉटस्पॉट में, मान लो आपके पास वाईफाई हॉटस्पॉट आ रहा है, तो आपने सिर्फ दिन में 10 MB यूज करना है, 10 MB यूज किया तो आपको सिर्फ 10 MB का ही पैसा लगेगा, समझ आया। तो इसलिए ये फ़ायदेमंद है। कोस्टल रेगुलेशन जोन नेक्स्ट टॉपिक है जी, ये ख़त्म हो गया वो। कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स, नॉर्म का मतलब है जी एक तरह से रूल्स रेगुलेशन, इसे देखेंगे हम। अभी क्या क्या है कि एनजीटी ने, एनजीटी क्या है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये ट्राइब्यूनल है, कोर्ट की तरह होती है जी। क्या इसमें ये सिर्फ इन्वायरमेंटल केस देखती है, पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी इन्वायरमेंटल, पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं वो ये देखती है, इसमें जाते हैं सबसे पहले। इसके बाद फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। जब इसके डिसीजन से मान लो कोई भी पार्टी सेटिस्फाई नहीं है तो हाई कोर्ट में अपील कर सकती है इसके डिसीजन के खिलाफ, और हाई कोर्ट से भी नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो एनजीटी क्या है, इन्वायरमेंटल केसेस को देखती है। अभी इसने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, शॉर्टकट में मैं बोलूँगा एनजीटी, ये भी एक याद रखना स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2010 के एक्ट के थ्रू बनी थी, एनजीटी एक्ट 2010। तो इसने अभी डिसीजन दिया है कि जो एक प्रोजेक्ट बन रहा है कोस्ट एरिया, कोस्टल एरिया तो आप जानते होंगे ना, कोस्टल एरिया भी बताऊं, जैसे ये इंडिया है, ये इंडिया है, तो इसके जो समुद्र के साथ का एरिया होता है उसे कोस्टल एरिया बोलते हैं। तो अभी क्या है, आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे एक ये जगह हैं कारावाका और अंतरवेदी पल्लीपलेम, आंध्र प्रदेश में पता नहीं कुछ अलग प्रोनाउंस करते होंगे इसे, कारावाका और अंतरवेदी पल्लीपेलम के बीच में एक प्रोजेक्ट जो बना रहा है जा रहा है, उसको रोक दिया है, एनजीटी ने रोकने का काम दिया है। मतलब ये क्या बोला था कि ये कोस्टल रेगुलेशन जो जोन, वो जो नॉर्म्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है कोस्टल रेगुलेटरी जोन के, उनका वॉयलेशन कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है ये प्रोजेक्ट, तो इसलिए ये न्यूज़ में आया। अब ये जगह बस याद रख लेना आप, ये कहाँ पे है, कारावाका और अंतरवेदी पल्लीपलेम, वरना इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो जानने के लिए ये है CRZ, ये कोस्टल रेगुलेशन नॉर्म्स, मतलब रूल्स क्या हैं कोस्टल को रेगुलेट करने के लिए, वो देखते हैं। ये सबसे पहले क्या जी, एक एक्ट बना था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, कब, 1986 में। इसके रट्टे मार लो बिल्कुल,
ये एक्ट आपको बिल्कुल कहीं भी यूज कर सकते हो आप। मेंस आंसर राइटिंग में भी मान लो आपने डाल दिया तो ये एज देगा, आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाएगा। और प्रीलिम में भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, और पीसीएस के एग्ज़ाम में तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था, 1986 में। तो इसमें सेक्शन 3 है, एक सेक्शन 3 है इसका, इसमें उसके थ्रू ये कोस्टल रेगुलेशन जोन की जो नोटिफिकेशन है इशू की गई थी सबसे पहले 1991 में, 1981 में फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार 1981 में ये इशू की गई थी ये कोस्टल रेगुलेशन जोन की नॉर्म्स रूल्स। उसमें कहा था कि जो हाई टाइड से, पहले आप हाई टाइड जानो, हाई टाइड नहीं पता है तो ये मान लो जी हमारा इंडिया है और ये ओशियन से, कोई भी ओशियन से यहाँ पे, तो क्या होता है समुद्र के पानी का बढ़ना लैंड की तरफ, मतलब भूमि की तरफ, ये कॉन्टिनेंट की तरफ समुद्र का पानी का बढ़ना और फिर घटना, समुद्र के पानी का उतार और चढ़ाव को ही टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइड। अब हाई टाइड क्या है? हाई टाइड का मतलब ये जितनी ऊंचाई तक गया है ये हाई टाइड है, और जितनी फिर वापस लौट के आया है, वापस पानी लौट के आया है तो ये लो टाइड हो गया। यही है जी। ये किस कारण होता है? जो मून और अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स होती है और सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स होती है उसके कारण। मून मतलब चंद्रमा, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होती है जो, और सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स लगी होती है उसके कारण होता है जी हाई टाइड और लो टाइड। ये टाइड आता है उतार चढ़ाव, हिंदी में ज्वार भाटा बोलते हैं, ज्वार भाटा। तो ये क्या है जो अभी रूल है ये कोस्टल रेगुलेशन जोन, इसमें क्या होता है जी, ये जैसे हाई टाइड आया यहाँ तक आया, मान लो हाई टाइड से 500 मीटर दूरी तक, ये तो इंडिया ही बाहर निकल गया 500 मीटर में, ये तो बता रहा हूँ जी मैं। मान लो ये हाई टाइड आया है और यहाँ 500 मीटर तक, मतलब आधा किलोमीटर तक, यहाँ तक लेके और लो टाइड तक, लो टाइड तक, इस जोन को इसमें नो डेवलपमेंट जोन डिक्लेयर किया था। नो डेवलपमेंट जोन, ये देखो जी लिखा है 500 मीटर से, हाई टाइड लाइन से 500 मीटर तक और लो टाइड के बीच में, इसको नो डेवलपमेंट जोन डिक्लेयर किया था। मतलब एक तरह से कोस्टल रेगुलेशन जो रहेंगी, कोस्टल रेगुलेशन जोन की जो नॉर्म्स रहेंगी वो यहाँ तक ही काम करेंगी। कहाँ तक? 500 मीटर हाई टाइड से 500 मीटर दूरी तक और लो टाइड तक। ठीक है जी, ये एरिया समझ आ गया होगा आपको। लेकिन अभी न्यूज़ में क्यों था? अभी क्या है कि ये इसलिए था ना, एनजीटी ने दिया था, लेकिन नई रूल बना दिए गए कोस्टल रेगुलेशन जोन्स, नए नॉर्म्स बना दिए गए, नए रूल्स। कब? 2018-19 में। किसकी सिफारिश पे? एक कमेटी बैठी थी जी, शैलेश नायक कमेटी। याद रखना ये कमेटी किससे रिलेटेड है? कोस्टल रेगुलेशन जोन की नॉर्म से, रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन से। तो शैलेश नायक कमेटी ने रिकमेंड किया था 2018-19 में, चेंज किया था इसका रूल्स में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या? ऑब्जेक्टिव का मतलब है जी एक तरह से टारगेट, लक्ष्य। क्या मतलब, क्या किस लिए है कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है ना, बिल्डिंग वगैरह बन रही है कोस्ट के साथ, कोई भी कंस्ट्रक्शन, तो कोई भी हजार्डस मटेरियल का डिस्पोजल कर रहा है, मान लो कोई प्लास्टिक वगैरह वहाँ पे डिस्पोज कर रहा है, फेंक के आ रहा है, या माइनिंग का मतलब है जी कोल वगैरह, आयरन वगैरह निकालना, तो ये वगैरह हो रहे हैं, तो उन एक्टिविटीज़ को रोकना। क्यों? वहाँ पे वो बहुत ही क्या सेंसिटिव जोन है ना, कैसे यहाँ पे बाढ़ आ सकती है। मान लो यहाँ पे घर बना के रह गए, कोई बिल्डिंग बना दी, फैक्ट्री बना दी और बाढ़ आ गई, वो तो ख़त्म हो जाएगी ना समुद्र के पास। तो ये एरिया को छोड़ा जाता है ताकि कोई नुकसान ना हो सके। तो रेस्ट्रिक्शन यही है जी, सेंसिटिव एरिया इसे डिक्लेयर कर देते हैं और वहाँ पे और किसके आधार पे जोन को डिवाइड करते हैं ये भी देखते हैं। पॉपुलेशन, एरिया की पॉपुलेशन क्या है उसके बेस पे भी डिवाइड करते हैं। वहाँ एरिया में जितना एरिया है वहाँ पे जनसंख्या क्या है। अब इसमें क्या है कि जो जो नए रूल हैं उनमें क्या है, नो डेवलपमेंट जोन है। कोस्टल की रेगुलेशन तो कहाँ तक, 500 मीटर तक बताया था मैंने, यहाँ पे लागू होती हैं, लेकिन नो डेवलपमेंट जोन का मतलब है कि वहाँ पे तो कोई एक्टिविटी होगी ही नहीं, ना कोई बिल्डिंग, ना कोई हाउस, ना कोई फैक्ट्री, कुछ नहीं बनेगा। कितने तक? आइलैंड के लिए तो, और आइलैंड जितने भी मान लो आइलैंड हैं, अंडमान निकोबार हुआ, लक्षद्वीप हुआ, या होप आइलैंड है एक आंध्र प्रदेश के यहाँ पे साइड में,
तो इनके 20 मीटर के आसपास, मान लो ये आइलैंड है और इनके 20 मीटर तक आसपास नो डेवलपमेंट जोन डिक्लेयर किया उसे लेटेस्ट रूल पे। कितनी दूरी तक? 20 मीटर तक कुछ भी नहीं बनेगा, उसे नो डेवलपमेंट जोन कहते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा बदलाव किया था कोस्टल रेगुलेशन थर्ड में। मतलब कोस्टल रेगुलेशन के 4 रूल हैं जी, एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो जो थर्ड है उसके 2 पार्ट हैं। पार्ट ए CRZ थर्ड ए और CRZ थर्ड बी कैटेगरी। फर्स्ट में क्या है कि जो जहाँ पे भी ये है पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब हो जाता है जी, मान लो किसी एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। अगर ज़्यादा लोग रह रहे हैं, मान लो कम एरिया में, 1 किलोमीटर एरिया पे नापते हैं, 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। तो ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, कम रह रहे हैं तो कम हो जाएगी 1 किलोमीटर में। तो जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में अगर इतने लोग रह रहे हैं, इससे ज़्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन की, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 में सेंसस हुई थी, उसके अनुसार 2161 लोग से ज़्यादा अगर किसी एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ जो हाई टाइड लेवल है उससे 50 मीटर दूरी तक नो डेवलपमेंट जोन समझा जाएगा। और पहले कितना था ये? 200 मीटर तक समझा जाता था। मान लो ये है जी आपका, यहाँ पे हाई टाइड यहाँ तक आया, हाई टाइड जब टाइड आया था यहाँ तक आया, और यहाँ से कितने तक? 50 मीटर दूरी तक कितना समझा जाएगा? याद रखना, पहले मैंने 20 मीटर कहा था ना, वो आइलैंड के लिए। मान लो कोई आइलैंड है यहाँ पे और इसके आसपास, जैसे अंडमान निकोबार यहाँ आइलैंड है, इसके 20 मीटर तक आसपास नो डेवलपमेंट जोन है। और लेकिन यहाँ पे क्या है, कोस्टल एरियाज़ पे ये रूल थर्ड के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हाई टाइड यहाँ तक आएगा, कुत्तों की आवाज़ आ रही होगी जी आपको, अब इन्हें कैसे रोक सकते हैं, कोई नहीं, फोकस करते हैं। तो यहाँ जो हाई टाइड आया इस लाइन से 50 मीटर तक ये नो डेवलपमेंट जोन डिक्लेयर किया है। पहले ये 200 मीटर तक था। पहले 1991 में जो गाइडलाइंस इशू की थी वो 200 मीटर तक था, लेकिन 2018-19 में किए उनके अनुसार ये सिर्फ 50 मीटर तक नो डेवलपमेंट जोन 50 मीटर तक ही रहेगा। यहाँ तक कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नहीं की जा सकती, ना कोई कंस्ट्रक्शन किया जा सकता, ना बिल्डिंग फैक्ट्री कोई नहीं बना जा सकती। कितने तक? 50 मीटर तक। याद रखना ये कितनी है, जहाँ पे पॉपुलेशन 2161 है, पॉपुलेशन डेंसिटी 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर तक है, उससे ज़्यादा है। और जहाँ पे इससे कम है वो कैटेगरी बी में आते हैं जी, थर्ड की में। इस 2161 से 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर से कम है जिस रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण एरियाज जो कोस्टल के पास होते हैं, तो वहाँ पे अगर इतने से कम डेंसिटी कम है तो ये नो डेवलपमेंट जोन कहाँ तक रहेगा? 200 मीटर तक ही रहेगा। कहाँ तक? 200 मीटर तक। कहाँ से? हाई टाइड लाइन से। याद रखना, हाई टाइड लाइन से 200 मीटर तक ही रहेगा। अब ये इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा ये देख लेते हैं। देखो जी, इनके जो रूल्स हैं, कोस्टल रेगुलेशन जोन के रूल्स हैं, वो तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री बनाती है, यूनियन की सेंट्रल इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। और इन्हें इम्प्लीमेंट कौन करता है? जो स्टेट गवर्नमेंट होती है यहाँ कोस्टल एरियाज़ के आसपास, स्टेट गवर्नमेंट ही इम्प्लीमेंट, मतलब लागू इम्प्लीमेंट का मतलब लागू कौन करती है इसे? स्टेट गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी होती है, कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो इम्प्लीमेंट करती है इसे। इसमें बस इतना ही था। नेक्स्ट क्या है जी, निया ने अभी चार्जशीट फाइल की है किसके खिलाफ? खालिस्तानी एक्टिविस्ट। अब निया क्या है जी? निया जी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसने खालिस्तानी कौन है जी? ये है जी, खालिस्तानी क्या है कि जो पंजाब स्टेट है, ये चाहते हैं कि पंजाब स्टेट को, सिख स्टेट है जो, ये सिख रहते हैं जहाँ पे अधिकतर मोस्टली, तो इसको अलग कंट्री बनाया जाए, इंडिया से अलग कंट्री का दर्जा दिया जाए, ये डिमांड करते हैं खालिस्तानी। तो खालिस्तान उस स्टेट का कहते हैं, उस कंट्री का नाम हो खालिस्तान, और जो इसकी डिमांड करते हैं उन्हें बोलेंगे जी खालिस्तानी। तो अभी क्या है, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने केस दर्ज किया है खालिस्तान डिमांड कि ये ऐसे क्योंकि इंडिया का पार्ट कैसे हो सकता है जी, तो इन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए ये खालिस्तानी ने अभी ये रीजन और रिलीजन के बेस पे, रीजन
और रिलीजन मतलब क्षेत्र और धर्म के आधार पे कंट्री को डिवाइड करना चाहते हैं, एनिमिटी फैलाते हैं। तो ये क्या है, अभी इन्होंने रेफरेंडम 2020 का बैनर का मतलब है जी पकड़ के खड़े हो जाते हैं ना ऐसे बैनर को, तो उस पर रेफरेंडम 2020 लिख के एक खालिस्तान क्रिएट करने की डिमांड कर रहे थे। इसका मतलब बढ़ावा दे रहे थे कैंपेन को कि इंडिया से अलग किया जाए इसको, पंजाब स्टेट को, और अलग कंट्री बनाया जाए। लेकिन ये अभी नहीं हुआ है, ये पहले से चल रहा है। कहाँ, कब से? पंजाबी सूबा मूवमेंट हुआ था जी, उससे इसका ओरिजिन हुआ था कि सेपरेट 6 स्टेट बनाया जाए। पहले क्या था, अकाली दल एक, पता है आपको, पार्टी है अकाली दल, पंजाब में मेजर स्टेट पार्टी है। तो अकाली दल ने डिमांड की थी सिख के जो डोमिनेटेड एरियाज़ हैं उनको एक अलग स्टेट बनाया जाए, पंजाब बनाया जाए। तो पहले पंजाब हरियाणा एक था ना, पंजाब हरियाणा, तो ये डिमांड की थी। तो क्या है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, आपको पता है एक। तो इसने क्या था, जो पंजाब की जो अकाली दल की डिमांड थी उसको मना कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था कि लिंग्विस्टिक के बेस पे, लिंग्विस्ट का मतलब है जी भाषा के बेस पे स्टेट को अलग किया जाए, पंजाब को और हरियाणा को। लेकिन 1966 में 1960, और ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बैठा था, 1956 में, 1956। और लेकिन 1966 में गवर्नमेंट ने जो पंजाब है उसे 2 पार्टों में बांट दिया था, 3 पार्टों में। क्या क्या, एक तो पंजाब मेजोरिटी स्टेट, पंजाबी मेजोरिटी, जो पंजाबी बोलते थे उस पंजाब, जैसे ये एरिया ये पंजाब डिक्लेयर कर दिया था, और हिंदी मेजोरिटी के हरियाणा, और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया था, चंडीगढ़ को। और दोनों की कैपिटल, पंजाब की भी हरियाणा की भी। और जो यहाँ पे नॉर्थ में जो पहाड़ी एरिया था, हिली एरिया, उसे हिमाचल प्रदेश में इंक्लूड कर दिया था, मर्ज कर दिया था। अब इसमें एक आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन आया था। ये रिजोल्यूशन का मतलब है एक तरह से प्रपोजल, डिमांड, कुछ मांग रखी थी किसने, अकाली दल ने ही रखा था। इसमें क्या था, इसमें पॉलिटिकल और रिलीजियस डिमांड भी थी। इसने कहा था कि पंजाब को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, स्वायत्तता दी जाए, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किया जाए, पंजाब को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए। और इसमें यह भी था कि क्या था कि पहले कि जो लोग हिंदू धर्म के लिए बनाए जाते थे, सिख धर्म के लिए भी एप्लीकेबल होते थे। इन्होंने लेकिन डिमांड की थी इस रिजोल्यूशन में, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन में, कि जो सिखिज़्म है, सिख धर्म है, उसे सेपरेट रिलीजन समझा जाए हिंदुज़म से, और उसके लिए सेपरेट लॉ ही हों। दूसरा, इसकी एक डिमांड ये थी, जो चंडीगढ़ है उसको सिर्फ पंजाब की कैपिटल ही डिक्लेयर किया जाए, हरियाणा के लिए अलग कैपिटल बनाया जाए। लेकिन हरियाणा में डिमांड नहीं छोड़ी, तो आज तक भी चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब की दोनों की क्या है कि दोनों की कैपिटल है। और एक डिमांड थी कि जो सिख हैं आर्मी में उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा बढ़ाया जाए, आर्मी में जो सिख हैं उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा बढ़ाया जाए, ज़्यादा सिलेक्शन सिख से भी हो। यही इसकी कुछ डिमांड थी। और पानी पिको की भी लिखी थी, ब्यास और सतलुज का, पता है आपको, ब्यास और सतलुज का इशू तो आज तक चलता है, रिवर का। तो ये भी इसमें कुछ डिमांड थी। इसके बारे में सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट क्या है, मिनी काजीरंगा से। मिनी काजीरंगा क्या है जी, असम में जी, असम में पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसी को बोलते हैं मिनी काजीरंगा। मिनी काजीरंगा क्यों बोलते हैं, असम में देखिए काजीरंगा पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इसमें क्या है, 1 हॉर्न्ड राइनो, मतलब एक सींग के गैंडे जी, एक सींग के गैंडे इसमें सबसे ज़्यादा हैं वर्ल्ड में। कहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो लेकिन डेनिसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे, इसमें पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इसलिए इसे मिनी काजीरंगा बोलते हैं। किस लिए, क्योंकि इसमें 1 हॉर्न्ड राइनोज की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, मतलब डेनिसिटी सबसे ज़्यादा है। डेनिसिटी का मतलब है जी कम एरिया में कोई चीज़ ज़्यादा होना। तो इसका एरिया तो कम है पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, लेकिन इसमें गैंडे बहुत ज़्यादा हैं, एक सींग के गैंडे, 1 हॉर्न्ड राइनोज पूरे वर्ल्ड में, इसलिए इसे मिनी काजीरंगा बोलते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हाईएस्ट पॉपुलेशन पूछें कहाँ पे है 1 हॉर्न्ड राइनो की, तो वो काजीरंगा नेशनल पार्क में ही है। और डेनिसिटी पूछें तो वो इसमें पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब 1 हॉर्न्ड राइनो क्या होते हैं ये देख लो आप, ये जी एक सींग का गैंडा, ये देखो जी एक सींग है। आपने देखा होगा ना भैंस के, गाय के, यहाँ पे जो इसके कान है, कान के बराबर में सींग होते हैं 2,
लेकिन ये अनोखा प्राणी है जी। देखो इसका सींग कहाँ पे, नाक के ऊपर दिख रहा होगा आपको, ये सींग है जी इसका। एक सींग का गैंडा बोलते हैं इसे। वन हॉर्न्ड राइनोज सबसे ज़्यादा असम के काजीरंगा पार्क में मिलते हैं, और डेनिस जी सबसे ज़्यादा कहाँ पे, पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इतना ही था जी इसमें। एक न्यूज़ है जी, कैटल बफेलो मीट के रेजिड्यू मिले हैं किसमें, इंडस वैली के अभी कुछ वेसल्स मिले हैं, वेसल का बर्तन मिले हैं, उनमें इनके सबूत मिले, साक्ष्य मिले हैं, प्रूफ। क्या कैसे पता चलता है जी ये भी देखेंगे। लेकिन आप ये देख लो कहाँ पे मिले हैं ये, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मिले हैं ये। कि ऐसा माना जा रहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी एनिमल के जो प्रोडक्ट हैं उन्हें यूज़ करती थी, डेयरी प्रोडक्ट को यूज़ करता था। कैसे, वहाँ पे मतलब मक्खन, घी, दूध, पनीर, ये भी वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में आज से लगभग 4600 साल पहले हुई थी ना हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इस वो लोग डेयरी प्रोडक्ट भी यूज करते थे। तो याद रखना ये अभी प्रूव हो गया कि वो लोग भी डेयरी प्रोडक्ट यूज करते थे, दूध, दही, घी वगैरह, दही, पनीर। अच्छा, इसमें क्या मिला है अभी कि जो 50 to 60% डोमेस्टिक एनिमल्स बोन मिली गई हैं। कि जो डोमेस्टिक एनिमल का मतलब है जिन पशुओं को पालते थे ना, उनकी बोन का मतलब हड्डियाँ मिली हैं। और क्या क्या हुआ है जी, इसमें पता चला है कि हो सकता है वो लोग क्या है कि मटन और लैम भी, मटन का मतलब है जी बकरे का मांस, लैम मतलब भेड़िए का, भेड़ होता है ना, भेड़, उसका मांस भी वो खाया करते थे। ऐसा अभी पता चल रहा है, ऐसा हो सकता है जो मिले हैं। और ऐसा भी लगाया जा रहा है अनुमान, जो बीफ भी वो कंजम्पशन कर देते हैं। बीफ कहते हैं जी गाय के मांस को, बीफ। याद रखना बीफ का कंजप्शन भी हो सकता है, और मटन और लैम का, मटन मतलब बकरे का, लैम भेड़ का मांस भी वो करते थे। कैसे पता लगा है, लिपिड रेजिड्यू से। लिपिड क्या होता है जी, लिपिड होता है जी जो वाटर में इनसॉल्यूबल होता है। इनसॉल्यूबल का मतलब अघुलनशील, जो वाटर में, पानी में घुलता नहीं है। जैसे फैट हो गई, या फिर आपका फैट के अलावा हार्मोन्स हो गए, तो ये पानी में अघुलनशील होते हैं, पानी में घुलते नहीं है, इसे वाटर इनसॉल्यूबल कहते हैं। और इन्हीं को लिपिड बोलते हैं। लिपिड रेजिड्यू मिले हैं जो भी वहाँ पे पोट्री मिली है ना, पोट्री का मतलब बर्तन मिले हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, उनसे पता चला है जी ये। तो इनमें मिले हैं सिर्फ भेड़, गोट, बकरी वगैरह के प्रोडक्ट ये मिले हैं, डेयरी प्रोडक्ट। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, लेकिन एक टॉपिक और है जी। आप एक ग्वालियर और ओरछा ये कहाँ है, एमपी में जी, ये मध्य प्रदेश में। इनको अभी क्या किया है कि यूनेस्को ने, किसने, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में डाल दिया है। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर कर दिया है किसने, यूनेस्को ने। तो आपको याद रखना, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन डिक्लेयर करता है, ये यूनेस्को करता है। तो अभी ये ग्वालियर और ओरछा कहाँ पे, एमपी में जी, ये इन्हें डिक्लेयर कर दिया है। याद रखना ये ग्वालियर और ओरछा। ठीक है जी, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन टॉपिक बहुत डीपली समझाने पड़े थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।